हिमाचल देश का सबसे खूबसूरत प्रदेश फिलहाल आपदा से गुजर रहा है। पूरे हिमाचल में आपदा का कहर यह है कि जो आपदा जुलाई में देखी गई थी वो एक बार फिर अगस्त में वापस लौट आई है। 10,000 घर टूटे हुए हैं। 1,000 के आसपास नेशनल हाईवे समेत सड़कें टूटी हुई हैं। हजारों घरों में बिजली नहीं है और यहां 11 जिलों में 20 अगस्त तक बहुत तेज बारिश का अलर्ट है, जिसने पूरे हिमाचल प्रदेश को चिंता में डाल दिया है। इस वक्त हम शिव बावड़ी पर मौजूद हैं। आपको बता दें, ये वही शिव बावड़ी है जहां 14 अगस्त को सावन के सोमवार के दिन भूस्खलन शुरू हुआ और आज 5 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 100-125 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जरा यहाँ के हालात आपको समझा देते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ ऊपर देखेंगे तो ऊपर बादल फटा और जहां से मलबे के आने की शुरुआत हुई और इस ढलान पर ग्रेडियंट 60 डिग्री का है, यानी 60 डिग्री का झुकाव है और इसके बाद मलबा आना शुरू हुआ। जहां आप आर्मी पर्सनल को देख रहे हैं, यहीं पर शिव बावड़ी मंदिर होता था, जहां सावन के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु जल चढ़ाने के लिए आए थे, लेकिन पत्थर, मलबा और पेड़ बहते हुए आए और शिव मंदिर को बहाते हुए नीचे ले गए। इस पूरे मलबे में 21 लोग चपेट में आ गए, जिनमें से 14 शवों को बरामद किया जा चुका है और एक शव की पहले पहचान हो गई थी। 6 शव अभी बाकी हैं। अगर आप आगे आएंगे तो आपको ये समझना आसान हो जाएगा कि एनडीआरएफ, आर्मी और एसडीआरएफ के लिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन इतना आसान क्यों नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये ढलान लगभग 60 से 65 डिग्री का ढलान है और इस पर जब मलबा आया तो मलबे ने इतनी गति पकड़ी कि सब कुछ अपने साथ समेटते हुए मलबा नीचे की तरफ 2.5 किलोमीटर तक गया। आप अंदाजा लगाइए कि एक आर्मी की कंपनी, 3 एसडीआरएफ और 2 एनडीआरएफ की टीमें यहां फिलहाल लगी हुई हैं। अगर आप देखेंगे तो ये नीचे जो घाटी की तरफ ढलान जाता है, वहां कई टीमें काम कर रही हैं और सबसे ज्यादा फोकस अब यहां पर है, क्योंकि यहां वो शिव मंदिर का शिखर है जहां पर कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जहां उम्मीद बंधी है कि यहां शायद कुछ हो सकता है। लेकिन ये सब शिमला की स्थिति है जहां अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ के पास ऐसे तकनीकी औजार हैं जो जीवन का पता लगा सकते हैं, लेकिन अब वक्त 125 घंटे से ज्यादा का हो गया है। ऐसे में यहां एनडीआरएफ और बाकी सब ने उम्मीद छोड़ दी है कि कोई जीवित बचेगा। कहा जा सकता है कि 125 घंटों के बाद शवों की तलाश है। वो लोग जिन्होंने अपने लोगों को खोया है, वो उम्मीद कर रहे हैं कि उनके कम से कम पार्थिव शरीर मिल जाएं तो उन्हें राहत मिले। ये शिमला की तस्वीर है। आपको बता दें, शिमला के 100 साल से ज्यादा के इतिहास में ये पहला ऐसा हादसा है। और अगर आप देखेंगे, मेरे कैमरामैन इधर आएगा, आपको समझाते हैं। ये पुराने शिमला का इलाका है जहां मूल बाशिंदे रहते हैं। यहाँ कोई टूरिस्ट नहीं थे, मूल शिमला के बाशिंदे जल चढ़ाने के लिए आए थे। अगर आप पीछे देखेंगे तो यहाँ को आपको वो शिमला दिखाई देगा जो यहाँ अंग्रेजों ने बसाया था। ये वो इलाका है और आसपास खूब सारा जंगल है। ऐसे जंगल में लैंडस्लाइड की उम्मीद नहीं की जाती, ना ये सोचा जाता है कि ऐसी स्थिति में यहां लैंडस्लाइड होगा। लेकिन जब ऊपर बादल फटा तो मलबे के साथ इन सब पेड़ों को तोड़ते हुए मलबा नीचे आया। और अब जरा मलबे की स्थिति देखिए कि एनडीआरएफ के लिए चुनौती क्या है। इस मलबे में आपको एक कंक्रीट का स्लैब दिखाई देगा, बड़े बड़े पेड़ दिखाई देंगे, मलबा मिट्टी दिखाई देगी और यही वजह है कि परेशानी ये है कि कैसे इस मलबे के अंदर जीवन की तलाश की जाए। और अगर आप कैमरामैन मेरे थोड़ा सा जूम करके दिखाएं तो कैसे मैं कह रहा था कि ये रास्ता 2.5 किलोमीटर तक नीचे जाता है, वहां नीचे भी अलग अलग टीमें बनाई हैं और वो सब नजर एक एक सेगमेंट को बांटकर पानी की फवार के साथ मलबे को धोकर कोशिश की जा रही है कि ये स्थिति यहां हो जाए। हिमाचल में तबाही और रेस्क्यू की एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले उत्तराखंड में भी आत्मानी आफत है, वो भी एक स्थिति है। यानी उत्तराखंड और हिमाचल दोनों ही स्थानों पर चिंता के सबब बने हुए हैं। फिलहाल एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और इंडियन आर्मी यहां रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। ये इकलौता इलाका तो नहीं है। शिमला का
एक और इलाका है कृष्णानगर, वहां भी लैंडस्लाइड हुआ है। वहां से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है और ये स्थिति है। अब स्थिति देखना होगा कि यहाँ कब तक उन 6 जीवों को किन हालत में बरामद किया जाता है, क्योंकि जब तक उन 6 लोगों को जो लापता हैं उनके कोई अवशेष नहीं मिलते, तब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। हिमाचल जैसी ही तस्वीरें उत्तराखंड से भी आई हैं। उत्तराखंड में भी तबाही का मंजर देखने को मिला है। आइए आपको उत्तराखंड की तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से बारिश उत्तराखंड में भी तबाही मचा रही है। देखिए, ये तस्वीर उत्तराखंड से है, जहां मालन नदी में उफान में भारी भरकम ट्रक फंस गया। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद ट्रक सैलाब के प्रहार की चपेट में आ गया। उत्तराखंड में भी 20 अगस्त तक सैलाबी अटैक का अलर्ट है और इसी कड़ी में जगह जगह से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसके बाद आपको कोटद्वार की तस्वीरें दिखाते हैं। जिस तरीके से नदियां उफान पर हैं और पहाड़ों पर ग्रेडियंट या कहें कि ढलान ज्यादा होता है, तो नदी के बहाव में ताकत इतनी ज्यादा होती है कि बड़े से बड़ा निर्माण और बड़े से बड़ा वाहन तिनके की तरह आपको तैरता हुआ नजर आता है। अब आपको कांगड़ा की तस्वीरें दिखाते हैं। कांगड़ा की तस्वीरों में भी यही भयावह मंजर आपको दिखाई देगा। इन तस्वीरों के जरिए देखिए कि आसमान से इस जून, जुलाई, अगस्त किस तरह से आफत बरस रही है। तो लगातार बारिश हो रही है, सड़कों से संपर्क टूट गया है और नतीजा ये है कि अलग अलग इलाकों में लोग फंसे हुए हैं और उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि हिमाचल में 1000 से ज्यादा सड़कें टूटी हुई हैं, अलग अलग इलाकों का संपर्क टूटा हुआ है। जलस्तर बढ़ने से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हैं। एक बांध का जलस्तर इतना ज्यादा है कि उसके दरवाजे खोलने पड़े हैं, तो वहां से लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो कांगड़ा की तस्वीरें हैं। इस तरीके से लगातार यहां अब आपकी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें दिखाते हैं जो बताएंगी कि इस तरीके से इलाके भारत के कई इलाकों में बाढ़, बारिश और तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। ये 6 तस्वीरें आज मौजूदा हालात में हिमाचल, उत्तराखंड और बाकी उन इलाकों की सटीक तस्वीर पेश कर रही हैं जहां पर बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है और लोगों की जिंदगी में अनिश्चितता खड़ी है। देहरादून की तस्वीरें आप देखिए, पानी का वेग देखिए, और ये देहरादून की तस्वीर है। देहरादून माना जाता है कि तलहटी में बसा हुआ मैदानी इलाका है, लेकिन वहां पर भी पानी की तस्वीरें डराने वाली हैं। इसके अलावा आप गुरदासपुर की तस्वीरें देख सकते हैं। गुरदासपुर में ऐसे ही हालात बने हुए हैं। एक तरफ हिमाचल में तबाही मची है तो उत्तराखंड के भी हालात बद से बदतर बने हुए हैं। पिथौरागढ़ में एक सड़क में लैंडस्लाइड के बीच जेसीबी जो टूटी थी उस पर काम चल रहा था, वो सब आपको बताएंगे, दिखाएंगे। लेकिन कांगड़ा से जो तस्वीरें आई उसके बाद आसमानी आफत लगातार है और पिथौरागढ़ की तस्वीर देखिए। चलो चलो तो ये तस्वीरें आपने देखी और इसी सैलाबी संकट के बीच ऋषिकेश से भी डराने वाली तस्वीरें आई। ऋषिकेश की पहचान राम झूला, लेकिन राम झूले का एक अंश गंगा नदी के वेग के सामने नहीं टिक पाया और टूट गया, जिसने लोगों को खौफ में भर दिया और 2013 के मंजर की याद दिला दी। आपको बता दें कि राम झूले की एक वायर 2013 की त्रासदी में भी टूटी थी, लेकिन ऋषिकेश में एक बार फिर गंगा का जलस्तर उसी स्तर पर जा पहुंचा है जो 2013 के आसपास देखा गया था और राम पुल, जिसे झूलता हुआ पुल कहते हैं, उसकी वायर टूट गई
और ये डराने वाला मंजर ऋषिकेश और उत्तराखंड वासियों को देखने को मिला। तो हमारे साथ दो संवाददाता जुड़ गए हैं। पीयूष हमारे साथ शिमला में मौजूद हैं और कांगड़ा से हमारे साथ पुनीत हैं। पुनीत, सबसे पहले कांगड़ा की क्या स्थिति है? पुनीत, आप कांगड़ा के उस इलाके में घूम रहे हैं, कांगड़ा में भी स्थिति काफी दयनीय बताई जा रही है। फिलहाल वहां क्या हालात हैं और किस तरह से राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं? पुनीत, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है तो मेरा सवाल ये है कि कांगड़ा की फिलहाल जमीनी स्थिति क्या है? चलो पुनीत के पास एक बार संपर्क करने की कोशिश करेंगे। पीयूष के पास चलते हैं। पीयूष, आप शिमला के किस इलाके में हैं और वहां के हालात क्या हैं? क्या अभी भी वहां लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है? जी बिल्कुल पवन, यहाँ पर लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। मैं इस वक्त शिमला के कृष्णानगर इलाके में मौजूद हूँ। ये वही जगह है जो शिमला के शिवबाड़ी मंदिर के बाद सबसे ज़्यादा प्रभावित है। तस्वीरों से लोग दर्शकों को समझाते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। यानी कि कुछ दिनों पहले जब यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था तो आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरह से पूरा स्लॉटर हाउस ढहकर नीचे आ गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तबाही का वो मंजर। शाम 5 बजे 15 अगस्त वाले दिन शाम 5 बजे ये घटना हुई, जब पेड़ों के साथ साथ काफ़ी घर जो है वो नीचे आ गए। तस्वीरों में आप ये भी देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो गाड़ियाँ पार्क थी घरों के अंदर वो यहाँ पर अब देखी जा सकती है। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद इंडिया टीवी पहला चैनल है जो यहाँ पर पहुँचा है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उस भयावह मंजर की, उस लैंडस्लाइड की। जब लैंडस्लाइड हुआ तो ना सिर्फ स्लॉटर हाउस बल्कि उसके आसपास के सभी घर जो है चपेट में आ गए। यहाँ पर हम लगभग 3 गाड़ियाँ देख सकते हैं जो इस चपेट में आ गई, लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई और लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे आती हुई गिरती हुई गई और अब अभी खाई में गिर चुकी हैं। दूसरी तस्वीर यहाँ पर एक और है जो अभी डराने वाली है, वो ये कि जहाँ पर स्लॉटर हाउस हुआ करता था वहाँ पर इस वक्त काफ़ी घर बने हुए हैं। इन सभी घरों को जो है डेंजर जोन घोषित कर दिया गया है। सभी लोग जो इन घरों में रहते थे उनको यहाँ से कहा गया है कि वो घर अपने खाली कर दें। आपको बता दें कि काफ़ी दिनों से ये इस इलाके में खतरा बना हुआ था और ख़ास करके स्लॉटर हाउस की जो दीवारें हैं वो उनमें दरारें देखी गई थी, जिसके बाद जो है प्रशासन ने स्लॉटर हाउस को खाली करा दिया था। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग उसके अंदर मौजूद थे, जिस वजह से कुछ लोगों की जान भी चली गई। हालांकि यहाँ पर अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। लोगों को प्रशासन ने कह दिया है कि वो अब अपने घर खाली करके यहाँ से चले जाएं। मैं आपको और तस्वीरें दिखाता हूँ कि कैसे जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो अपने घर खाली कर रहे हैं। मेरे कैमरा पर्सन अनुज शर्मा अगर आगे आए तो तस्वीरों में देखिए कैसे एक जो मिनी ट्रक है वो यहाँ पर पार्क्ड है। लोग अपने घर का सामान लेकर नीचे आ रहे हैं और इन सामानों को ट्रक में भरकर एक सेफ जगह पर लेकर जा रहे हैं। एक और तस्वीर जो इसी रोड पर ही है वो तस्वीर ये एक और गाड़ी की जो इस लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो मंजर क्या रहा होगा पवन, जब ये लैंडस्लाइड हुआ होगा। शाम 5 बजे 15 अगस्त वाले दिन लोग जो हैं हालांकि छुट्टी थी, यहाँ पर ज़्यादा लोग मौजूद नहीं थे। शाम 5 बजे जब ये घटना हुई तो 2 से 3 लोग कुछ सामान लेने के लिए स्लॉटर हाउस के अंदर गए थे। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचे दरार जो है वो बढ़ गई, लैंडस्लाइड की चपेट में स्लॉटर हाउस आ गया। इसका एक मुख्य कारण ये भी है, देखिए मैं एक तस्वीर आपको और दिखाता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्य कारण ये है कि किस तरह से पानी जो है पहाड़ों से आता है और ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने की वजह से पानी लगातार जो है वो रिसता रहता है। रिसने के बाद मिट्टी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और अचानक से ही लैंडस्लाइड हो जाता है। अंदेशा नहीं होता कि कब मिट्टी कमज़ोर हुई और कब लैंडस्लाइड हो गया। पानी देखिए किस तरह से निकल रहा है। ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने की वजह से पानी को कोई रास्ता नहीं मिलता है, वो घरों के अंदर रिसता रहता है, जिस वजह से मिट्टी कमज़ोर होती है और लैंडस्लाइड अचानक से हो जाती है। पीयूष, एक सवाल ये है कि आसपास के कितने घरों को खाली करवाया गया है और जिन घरों को खाली करवाया गया है उनके लोगों के ठहरने और रुकने की व्यवस्था क्या है? क्योंकि लोग सामान लेकर जा तो रहे हैं लेकिन कहां जा रहे हैं? जी बिल्कुल पवन, आपको बता दें कि लगभग 50 से 60 घर हैं सिर्फ इसी लाइन में। अगर आप देखें ऊपर, अगर अनुज जूम करके आपको दिखाएंगे तो 50 से 60 घर आपको दिखेंगे जो यहाँ पर हैं और ये सभी घरों को जो है डेंजर जोन घोषित कर दिया गया, क्योंकि घरों के अंदर दरारें आ चुकी हैं, दीवारों में नमी आ चुकी है, कभी भी वो घर गिर सकते हैं।
प्रशासन के लोग इस वक्त ऊपर मौजूद है और वो इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी इस वक्त आदमी इन घरों में ना हो और इन लोगों को जो रात तो कुल मिलाकर 50 घरों से लोगों को यहाँ विस्थापित किया गया है, उनके लिए ऑल्टरनेट इंतजाम किए गए हैं। कांगड़ा से पुनीत परिंजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुनीत, आप कांगड़ा में हैं, आपको वहां जमीनी हकीकत क्या दिखाई दे रही है? वहां कांगड़ा में कैसे हालात? देखिए पवन, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। जिस जगह मैं खड़ा हूं ये कोई नदी नहीं है, बल्कि ये तेज बहाव में बहता ब्यास का वो बाढ़ का पानी है जो अब खेतों के बीच में से होकर जा रहा है। देखने में ये इतने तेज गति का पानी है, लेकिन ये ऐसा लग रहा है जैसे मानो नदी हो, लेकिन ये कोई नदी नहीं है। और ये जो रोड है, ये इसके साथ ही एक रोड बह रही है। जो रोड जा रही है ये अर्नी यूनिवर्सिटी है यहाँ की, वहाँ पर ये रोड जाती है। लेकिन क्योंकि अब वहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा और रोड बीच में से कट गया है, लिहाजा हम उस तरफ नहीं जा सकते हैं। और यहाँ पर एनडीआरएफ जो है वो लगातार मोर्चा संभाले हुए है, लेकिन अब रेस्क्यू जो है वो काफ़ी कम कर दिया गया है, क्योंकि लोग मोस्टली जो थे वो निकाल लिए गए हैं यहाँ से और पानी का लेवल भी अब धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ है। मैं आपको तस्वीर दिखाऊं यहाँ पर, तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फसल दिखाई देगी जो कुछ दिन पहले पूरी तरह से पानी में डूबी हुई थी। ये आप तस्वीरें देखिए, पानी में पूरी तरह से डूबी हुई थी, लेकिन अब ये फसल जो है वो नज़र आनी शुरू हो गई है। इस वक्त हमारे साथ एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर हैं बुद्धि राजा, उनसे हम बात करेंगे। सर, कैसा अभी ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर चल रहा है इस वक्त? जय हिंद। सबसे पहले मैं इंस्पेक्टर बुद्धिलाल 14 एनडीआरएफ से, और सबसे पहले 14 तारीख को जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पर जो है डैम से ज़्यादा पानी रिलीज किया जाएगा, हमारी टीम यहाँ पर सबसे पहले रेस्क्यू के लिए आई थी। और उस दिन हमने यहाँ पर मंड इंदौरा से 8 लोगों को रेस्क्यू किया और फिर मंड मनानी से हमने रात को 17 लोगों को रेस्क्यू किया। रात को 11 बजे जब हमारी टीम वहाँ से वापस आई, इसी रूट से हम वापस गए थे रेस्क्यू करने, और इसी रूट से हमारी टीम जब वापस आई तो आप यहाँ पर देखते थे नदी ने सड़क को कैसे काट रखा है और हमारी गाड़ी यहाँ पर फंस गई। उसके बाद जो हमारी टीम ने पूरा सुबह एफर्ट किया, जैसे कि प्रशासन को और लोगों को रेस्क्यू की ज़रूरत थी, हमने पूरा अपना ध्यान रेस्क्यू पे केंद्रित करा। हमने अपनी गाड़ी में कुछ जवान बिना किसी एडम के वहाँ पर रखे और अपनी बोट से हम यहाँ से लेकर लगभग 200 मीटर आगे तक हम बोट में गए थे और फिर हमने सिविल प्रशासन से गाड़ियाँ मांगी और हम रेस्क्यू में कंटिन्यू रेस्क्यू करते रहे। और उस दिन हमने 15 तारीख को हमने 131 लोगों को तो बिल्कुल कांगड़ा में आपने तस्वीरें देखी किस तरीके से जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। एनडीआरएफ को लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा है, लेकिन जिस इलाके में पुनीत परिंजा इस वक्त मौजूद है वहां से लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। हमारे साथ पुनीत परिंजा बने हुए हैं, हमारे साथ पीयूष बने हुए हैं। लगातार हिमाचल की हर अपडेट आपको इंडिया टीवी पर दे रहे हैं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ये कवरेज हमारी लगातार जारी है। बने रहिए इंडिया टीवी के साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।